प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने बात की थी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं और उनमें उसकी हमने कतिपय विशेषताएं देखी थी। आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय कि कौन कौन सी आधुनिक आर्य भाषाएं हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले बात करें पश्चिमी हिंदी। कल हमने देखा था इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पश्चिमी हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। इसकी 5 प्रमुख बोलियां हैं: खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, जिसमें पहली है खड़ी बोली। खड़ी बोली यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून, बिजनौर, रामपुर ये डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से आते हैं। ये इनकी भाषा है। अंबाला और जो पटियाला है, हरियाणा का अंबाला और पटियाला पंजाब का, ये भाग भी इसी क्षेत्र में आते हैं। ये खड़ी बोली जो है वो आजकल राजभाषा है, जिसमें अध्ययन अध्यापन होता है और समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। इसके 2 साहित्यिक रूप हैं। खड़ी बोली आगे चल करके इसके 2 साहित्यिक रूप बने, एक हिंदी और एक उर्दू, जिसके अंदर संस्कृत शब्दों की तत्सम शब्दावली ज़्यादा थी वो हिंदी कहलाई, और जिसमें अरबी फारसी की तत्सम शब्दावली थी वो उर्दू कहलाई। हिंदी में संस्कृत के तत्सम शब्दों की दिखता है और उर्दू में अरबी फारसी की। हिंदी की लिपि देवनागरी है तो उर्दू की लिपि फारसी। कुछ विद्वान उर्दू को हिंदी की एक शैली मात्र मानते हैं। कुछ विद्वानों का यह कहना है कि उर्दू अपने आप में कोई भाषा नहीं है। उर्दू जो है वो हिंदी की एक शैली है, एक अलग से विधा है जो हिंदी से विकसित होकर के कुछ लोगों के द्वारा बोली जाने लगी, तो ये कहा गया। राष्ट्रीय भावना की जागृति के कारण इसका प्रचार प्रसार बहुत बढ़ा। इस समय हिंदी में उच्च कोटि का साहित्य बड़ी मात्रा में लिखा जा रहा है। हिंदी जो है उसमें उच्च कोटि का साहित्य वर्तमान में बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखा जा रहा है और धीरे धीरे ये भाषा काफ़ी प्रसारित हो रही है। दूसरी है ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की दूसरी बोली है ब्रजभाषा। ये मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, राजस्थान का धौलपुर, बाकी उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा और अलीगढ़ का जो इलाका है ये ब्रजभाषा का इलाका है। इसका पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिम और उत्तर का जो भाग है वो राजस्थानी का है और दक्षिण भाग में इसके बुंदेली है। इसका प्रभाव देखा जा सकता है। पश्चिम और उत्तर में तो राजस्थानी मिलेगी आपको, और इसका जो दक्षिण का भाग है उसमें बुंदेलखंड का इलाका आ जाएगा। इसमें उच्च कोटि का साहित्य विद्यमान है। एक जमाना ऐसा था भक्ति काल में और भक्ति काल के उत्तरार्ध में और संपूर्ण रीतिकाल में ये भाषा बहुत जोर शोर से प्रचारित प्रसारित हुई और इसमें उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया उसमें। यानी तुलसीदास जैसे अवधी भाषा के महान कवि भी अपना मोह नहीं त्याग सके और उन्होंने भी अपनी 2-3 रचनाएं ब्रजभाषा में लिखी। इसके प्रमुख साहित्यकार हैं सूरदास, नंददास, मीरा, केशव, बिहारी, देव, भूषण, घनानंद, रसकान, रहीम आदि। ये भाषा अपनी सरलता, सरसता एवं कोमलता के लिए विख्यात है। ये है ब्रजभाषा। तीसरी बोली है पश्चिमी हिंदी की बांगरू। बांगरू इसको हरियाणवी या इसका एक दूसरा नाम जाटू भी दिया गया, इसको देशाड़ी भी कहा गया है। दिल्ली, करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, जींद, नाभा ये जो क्षेत्र है इसकी बोली को हरियाणी, देशाड़ी, जाटू अथवा बांगरू भाषा कहा जाता है। इस पर राजस्थानी और पंजाबी का प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि दोनों प्रांत राजस्थान और पंजाब इसके दोनों तरफ लगते हैं। ये वस्तुतः खड़ी बोली की एक विभाषा है जो कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। बांगरू का एरिया ज़्यादा लंबा चौड़ा क्षेत्र इसका नहीं है, बस हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट या ज़िले और दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है वह बांगरू का है। कन्नौजी अवधी और ब्रज के बीच का जो इलाका है वह कन्नौजी भाषा का है। यानी एक तरफ अवधी रह जाती है और दूसरी तरफ ब्रज भाषा आ जाती है। बीच के जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, हरदोई, पीलीभीत, ये जो ज़िले हैं मुख्य रूप से ये कन्नौजी भाषा के हैं।
कनौजी क्षेत्र के जो कवि हैं मुख्य रूप से कनौज इलाके के, उनमें चिंतामणि, मतीराम, भूषण आदि के नाम आते हैं। कनौजी और ब्रज भाषा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ये ब्रज भाषा का ही एक थोड़ा सा विकृत या बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं आप, विभाषा है ये ब्रज भाषा की। और पांचवी बोली पश्चिमी हिंदी की है बुंदेली। बुंदेलखंड का जो इलाका है, यानी झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ग्वालियर, ओरछा, सागर, ये मध्य प्रदेश आ गया। फिर दमोह है, नरसिंहपुर, इस इलाके की जो भाषा है वो कहलाती है बुंदेली। मिश्रित रूप में ये पन्ना, दतिया आदि क्षेत्रों में भी बोली जाती है। ये भी ब्रज भाषा की भी भाषा है। इसका साहित्य नगण्य है। बुंदेली भाषा में साहित्य न के बराबर है ही नहीं। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हुई। अब है राजस्थानी। राजस्थानी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में राजस्थानी, इसका विकास शोरसेनी के नागर अपभ्रंश से हुआ। शोरसेनी का एक नागर अपभ्रंश एक भाषा थी, उससे इसका विकास हुआ है। इसका प्रमुख क्षेत्र राजस्थान है। पिंगल के अनुकरण पर, यानी पिंगल के अनुकरण पर राजस्थानी में डिंगल काव्य की रचना हुई। पिंगल के अनुकरण पर ब्रज भाषा में रचना हुई, एक तो ब्रज की, और डिंगल काव्य की रचना राजस्थानी में हुई। इसकी लिपि 2 हैं, एक तो नागरी और एक महाजनी। महाजनी लिपि में भी लिखी जाती है। इसकी प्रमुख 4 बोलियां हैं राजस्थानी की: मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी और मेवाती। मारवाड़ी जो है ये पश्चिमी राजस्थान की बोली है। इसका क्षेत्र मुख्य रूप से जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, ये जो इलाका है ये मारवाड़ का इलाका कहलाता है। ये इलाका मारवाड़ी का इलाका है, पश्चिमी राजस्थान का है। इस इलाके की भाषा को लोग पुरानी मारवाड़ी भी कहते हैं, या पुरानी मारवाड़ी जो इस इलाके की भाषा है उसको लोग डिंगल भी कहते हैं। दूसरी इसकी बोली है जयपुरी। जयपुरी राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। इसको ढूंढाड़ क्षेत्र भी कहा जाता है, ढूंढाड़ी भाषा भी इसका नाम है। जयपुर, कोटा और बूंदी, ये 3 जिले मुख्य रूप से ढूंढाड़ी भाषा के माने जाते हैं। मालवी, ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व की भाषा है। राजस्थान का जो दक्षिण पूर्व का इलाका है मालवा प्रदेश कहलाता है, जो मध्य प्रदेश से सटता हुआ इलाका है। इंदौर इसका केंद्र है। मालवी जो भाषा है उसका केंद्र इंदौर है, यानी मध्य प्रदेश का भी कुछ इलाका इसमें है तो राजस्थान का भी कुछ इलाका है। और अंतिम जो बोली है राजस्थानी की वो है मेवाती। ये अलवर और हरियाणा में गुड़गांव जिले के कुछ भागों में बोली जाती है। यानी अलवर का इलाका मान लीजिए आप, पूरा राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट, और फिर हरियाणा के जो फरीदाबाद और गुड़गांव जिला है इस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा जाता है, और यहाँ की बोली को मेवाती कहा जाता है। इसके ऊपर पूरा का पूरा ब्रज भाषा का प्रभाव है। इसमें साहित्य न के बराबर है, साहित्य नाम की कोई चीज़ इसमें नहीं है, नगण्य है। अगली आधुनिक आर्य भाषा है गुजराती, तीसरी। इसका विकास भी शोरसेनी के नागर अपभ्रंश से हुआ। जो अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश थी, उसका एक नागर रूप था जिसमें से गुजराती निकली। यह गुजरात प्रांत की भाषा है। इसका राजस्थानी से गहरा साम्य है। राजस्थानी की बहुत सारी ध्वनियाँ इसमें मिलती जुलती हैं। यानी मीरा के साहित्य को हम देखेंगे तो वह गुजराती के प्रभाव से मुक्त भी नहीं है और उसमें राजस्थानी भी है। गुजरात का प्राचीन नाम लाठ था, और इसके आधार पर यहाँ एक शैली भी विकसित हुई, लाटी। यहाँ की भाषा भी लाटी कही गई। संस्कृत में लाटी शैली प्रसिद्ध है। जो 3 शैलियाँ, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, और एक तीसरी शैली, चौथी शैली लाटी बताई गई थी। यहाँ अरब, फारसी, तुर्क आदि बड़ी संख्या में बाहर से आकर के बस गए, क्योंकि ये इलाका अरब देशों से सटता हुआ था। बहुत सारे दर्रे थे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए इधर आते थे। अतः विदेशी तत्व यहाँ की भाषा में पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं या बहुत ज़्यादा मिलते हैं। गुजराती की स्वतंत्र लिपि है। ये देवनागरी में विकसित हुई है। गुजराती लिपि देवनागरी लिपि से अलग लिपि है थोड़ी सी, जिसमें शिरोरेखा का अभाव पाया जाता है। गुजराती लिपि में शिरोरेखा का अभाव पाया जाता है। इसमें उच्च कोटि का साहित्य भी मिलता है।
चौथी भाषा है मराठी। ये है महाराष्ट्रीय वंश से निकली है। महाराष्ट्र की भाषा है, आज के दिन महाराष्ट्र की भाषा है मराठी, राजभाषा भी है महाराष्ट्र की। इसकी 4 बोलियां हैं। एक तो देसी, दक्षिण भाग में बोली जाती है, इसको दक्षिणी भी कहते हैं, दक्षिणी मराठी या देसी मराठी। एक है कोंकणी, समुद्र के किनारे बोली जाती है कोंकणी। कोंकण क्षेत्र अलग से है जो पूना से आगे होता हुआ गोवा तक चला जाता है। एक इसकी बोली है नागपुरी, नागपुर के समीप बोली जाती है, नागपुर जो परगना है उसके आसपास। और चौथी इसकी बोली है बरारी, जो बरार क्षेत्र, विदर्भ और बरार क्षेत्र है वहाँ बोली जाती है। पूना की बोली को टकसाली भाषा भी कहा जाता है, टकसाली भाषा मानी जाती है। भाषा की दृष्टि से कोंकणी में कन्नड़ शब्द अधिक हैं। कोंकणी जो भाषा है वो कर्नाटक के नज़दीक है, तो उसमें कंकड़ शब्द, जो कन्नड़ भाषा के शब्द हैं उनकी भरमार है। और बरारी में भिली और तेलुगु के शब्द ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि आंध्र प्रदेश के नज़दीक है ये इलाका। मराठी में फारसी के शब्द बहुत ज़्यादा हैं। मराठी का साहित्य समृद्ध उच्च कोटि का साहित्य, और वर्तमान में दलित साहित्य की बहुत सारी रचनाएं आपको मराठी में मिलेंगी, यद्यपि उनका हिंदी में अनुवाद हो चुका है, लेकिन मराठी का साहित्य अच्छा साहित्य है। इसमें मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, नामदेव आदि की रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। इसमें संत साहित्य का विशाल भंडार है और इसकी लिपि देवनागरी है। ये थी मराठी। और एक है आधुनिक आर्य भाषा बिहारी। ये मागधी अपभ्रंश से निकली है। वस्तुतः अगर देखा जाए तो बिहारी अपने आप में कोई भाषा नहीं है। बिहार प्रांत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उन भाषाओं का एक समूह है, उसका नाम है बिहारी। इसमें प्रमुख भाषाएं हैं भोजपुरी, मैथिली और मगही। भोजपुरी, मैथिली और मगही, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।